दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीन पियाजे के विषय में। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले तत्कालीन मनोवैज्ञानिकों में सर्वाधिक प्रभावशाली स्वीकार किया जाता है। जीन पियाजे जो थे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, अर्थात स्विट्जरलैंड के थे। ये जूलॉजिस्ट थे, मतलब इन्होंने बहुत ही अल्प समय में, कम समय में अर्थात 22 साल की ही अवधि में जूलॉजी सब्जेक्ट में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक, ये एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इन्होंने जो थ्योरी दिया था वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। इस थ्योरी के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। ठीक, तो इस थ्योरी को इन्होंने, ये जूलॉजी में अपनी रिसर्च कर रहे थे, तो उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई थी अल्फ्रेड बीने से। तो ये जंतु विज्ञान के क्षेत्र में अपने बहुत सारे लेख भी प्रकाशित किए हैं। इनके लगभग 400 के नियर अबाउट किताबें और लेख होंगी, 400 के आसपास। ठीक, 400 के आसपास इनकी किताबें और लेख भी हैं। तो ये जीव विज्ञान तथा ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के बीच में संबंध खोजने का प्रयास ये कर रहे थे। तो उसी समय ये अल्फ्रेड बीने के गाइडेंस में ये कार्य कर रहे थे। तो उस समय इन्होंने ये देखा कि जब ये रिसर्च कर रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे, तो जो भी बौद्धिक प्रश्न किए तमाम उम्र के बच्चों के साथ, तो सब में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली। जब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली तो ये विचलित हो गए। तो जब विचलित हो गए तो फिर इन्होंने इस पर कार्य करना शुरू किया, और ये कार्य इन्होंने खुद अपने 3 बच्चों पर इन्होंने किया था। 3 बच्चों पर किया, और उन्होंने, जब ये कार्य इनका पूरा हुआ, तो उस कार्य को पूरा करने के बाद उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की। तो उस थ्योरी का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो शब्द है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक शब्द कहीं ना कहीं संज्ञान से बना होगा। तो संज्ञान मीन्स क्या होता है? जानना, नोइंग, या जानकारी या ज्ञान। अब देखिए, जानकारी या ज्ञान कैसे बढ़ती है? जब कोई भी बच्चा या कोई भी बालक, जब कोई भी बच्चा या कोई भी बालक कुछ न कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर पहली बार धरती पर आता है, दुनिया में आता है, तो उसको कहीं न कहीं दुनिया के साथ अपना तालमेल बैठाने के लिए, समायोजन करने में, लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है। जब लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है तो उसकी जानकारी बढ़ती है। तो जानकारी बढ़ती है, या जो इंटरेक्शन करता है, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट कहें या बौद्धिक विकास कहें या मानसिक विकास कहें, वो भी चीज़ क्या होती है? धीरे-धीरे बढ़ती है। ठीक, वो भी चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ती है। इस तरीके से इन्होंने यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डेवलप किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 4 अवस्थाओं को दिया है। ठीक, 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, और उन्होंने कुछ टर्म्स भी दिए हैं। उन टर्म्स को उन पदों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो भी टर्म्स दिए हैं। ठीक है, एक वीडियो सेपरेट अलग से उसके लिए बनाएंगे। तो इन 4 अवस्थाओं का नाम इस प्रकार है। पहली अवस्था थी संवेगात्मक गामक अवस्था, जिसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसे संवेदीय पेशी अवस्था भी कहते हैं, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा इंद्रिय गामक अवस्था। इसकी उम्र होती है 0 से 2 साल, मतलब इसमें 0 से 2 साल के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 साल के बच्चे इसमें आते हैं। तीसरी अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 7 से लेकर 11 साल के बच्चे आते हैं। और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 11 साल से लेकर 15 साल या एडोलसेंस या किशोरावस्था तक के जो भी बच्चे होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, पहले स्टेज की हम लोग चर्चा करेंगे। पहले स्टेज को हम लोग जानते हैं सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से। इसमें 0 से 2 साल के बच्चे आते हैं। यहाँ बच्चा सीखता कैसे है? यहाँ बच्चा अपनी इंद्रियों के थ्रू या सेंसर्स के थ्रू सीखता है। ठीक, इसमें इन्होंने 6 उपावस्थाओं का भी वर्णन किया था। अब देखिए, इसमें बच्चा किसी भी चीज़ को, बच्चों अपनी इंद्रियों के थ्रू सीखते हैं। मैंने पहले ही कहा, जैसे मान लीजिए कोई गर्म पानी है, गर्म पानी में बच्चा अपना हाथ डालता है। तो जब गर्म पानी में बच्चा हाथ डालता है तो उसका हाथ क्या हो जाता है? जल जाता है। हाथ जल जाता है तो बच्चा अपने हाथ को खींचता है। फिर अगली बार वैसी परिस्थिति बच्चे के सामने जब हम लाते हैं, तो बच्चा उस पानी में हाथ डालने से क्या होता है?
डर जाता है, नहीं डालता है, तो वहाँ कहीं न कहीं बच्चा सीखता है। या सिंपल वे में यहाँ जो बच्चे की सीखने की सबसे बड़ी शुरुआत होती है, वो किसी भी चीज़ को अपने मुँह में डाल लेगा, सकिंग या चूसने लगेगा, ठीक है? गेंद, बॉल या कोई भी चीज़ें आएँगी, ईंटा, पत्थर, जो भी चीज़ें आएँगी अपने मुँह में सकिंग करने लगता है। तो वो सारी चीज़ें उसकी रिफ्लेक्टिव एक्शंस होते हैं, ठीक है? तो रिफ्लेक्टिव एक्शंस के या सहज क्रियाएँ कहिए, उनके थ्रू ही बच्चा सीखना धीरे-धीरे शुरू करता है। या सिंपल वे में देखते होंगे, यहाँ बच्चा मोटर एक्टिविटीज़ के भी थ्रू सीखता है, गामक क्रियाओं के थ्रू। जैसे बच्चा बेड पर सो रहा है, बच्चा बेड पर सो रहा है और बेड पर कोई खिलौना है और वो खिलौना उसे चाहिए, तो बच्चा क्या करता है कि उस खिलौने को धीरे-धीरे अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। धीरे-धीरे अपनी तरफ खींच कर ला देता है। तो धीरे-धीरे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट वहाँ भी शुरू हो जाती है। ठीक है? या सिंपल वे में देखिएगा, जब कोई बच्चा सोया रहता है और उसके ऊपर हम कोई भी कपड़ा फेंक देते हैं, जब कोई भी पकड़ा कपड़ा फेंक देते हैं, तो बच्चा अचानक से जग जाता है। ठीक है? तो इनसे कहीं न कहीं बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। ठीक, इस स्टेज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसे कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। ये 16, 17 या 18 महीने के बाद डेवलप होना शुरू होती है। मतलब 16 महीने से लेकर 24 महीने के बीच में ये चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं। अब बात आती है कि इसमें होता क्या है? या जब बच्चा इस स्टेज में आ जाता है, इस 16-17 महीने का, तो बच्चा चिंतन भी शुरू कर देता है। मतलब चिंतन की शुरुआत हो जाती है, बच्चे के अंदर थिंकिंग की शुरुआत होती है। अब हम बात करेंगे कि ये वस्तु अस्थायित्व होता क्या है? देखिए, वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? जब बच्चा 3-4 महीने का होता है, तो बच्चे के सामने कोई खिलौना या कोई भी वस्तु है, तो बच्चा सोचेगा कि है। अगर वो हटा लेते हैं, तो बच्चा सोचेगा कि उस वस्तु का अस्तित्व ही खत्म हो गया। लेकिन जब बच्चा 16-17 महीने का हो जाता है, तो अगर बच्चे के सामने वो वस्तु है, तब भी सोचेगा कि है। अगर उसे हटा भी लेते हैं, तो बच्चा ये सोचेगा कि नहीं, कहीं न कहीं इस वस्तु का अस्तित्व है, यह वस्तु इस दुनिया में है। ठीक है? मतलब छिपाई हुई वस्तुओं को ढूँढने का बच्चा क्या करेगा? प्रयास करेगा वस्तु अस्थायित्व में। यही होता है वस्तु अस्थायित्व। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है, उस खिलौने को हम छिपा लेते हैं। जब छिपा लेते हैं, तो बच्चा क्या करता है कि उस खिलौने को ढूँढते हुए हमारे पीछे आता है, ढूँढते हुए। तो वही चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ें कहलाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस स्टेज की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक? अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने रिफ्लेक्सिव एक्शंस की बात की। रिफ्लेक्सिव एक्शंस में और भी चीज़ें हो सकती है। इसके एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा उस कार्य को बार-बार करेगा, जिस कार्य को करने में उसे मज़ा आएगा। जैसे कोई खिलौने से खेल रहा है, उसको गिरा दिया, फिर हम उठा कर देते हैं, तो बच्चा उस खिलौने को फिर गिराता है, फिर हम उठा कर देते हैं, बार-बार गिराते हैं। उसको वो मज़ा आता है, ठीक है? वहाँ भी वो बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव एक्शंस के अंतर्गत आ जाएगी। अब बात करेंगे दूसरे स्टेज की, जिसे हम जानते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज या कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक स्टेज। इसमें 2 साल से लेकर 7 साल के जो भी बच्चे होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। इसे हम ईयरली चाइल्डहुड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है? यहाँ बच्चा कहीं न कहीं संकेतात्मक कार्यों के थ्रू या अपनी भाषा की शुरुआत कर देता है। ठीक है? भाषा की शुरुआत करना शुरू कर देता है। इस स्टेज को 2 भागों में बाँटा गया है। पहला प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और दूसरा अंतर्दर्शी अवधि। ठीक है? पहले पीरियड की जो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि है, 2 से 4 साल और दूसरी 4 से 7 साल। देखिए, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि मीन्स क्या होता है? मतलब ये होता है कि संप्रत्यय बनने से पहले की अवधि। यहाँ संप्रत्यय पूर्ण रूप से नहीं बनता है। ठीक? अब देखिए, इसमें इसकी 2 क्वालिटी होती है मेन। एक होता है जीववाद और दूसरा होता है ईगोसेंट्रिज्म। अब देखिए, समझेंगे कि जीववाद क्या होता है। जीववाद ये होता है कि बच्चा यहाँ निर्जीव चीज़ों को भी जीव समझने लगता है, निर्जीव को भी जीव समझने लगता है। निर्जीव को जीव समझने से तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए पंखा है, पंखा चल रहा है, तो बच्चा क्या समझेगा कि पंखा भी सजीव है। या मान लीजिए कोई भी चीज़ है, गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी क्या है? गाड़ी ही सजीव है। ये सारी चीज़ें क्या होता है? जीववाद। या इसका एक एग्जाम्पल ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए बच्चा जमीन पर गिर गया, गिरने से उसे चोट लगी, चोट लगने के बाद बच्चा रोने लगता है, तो रोता है तो हम लोग एज ए गार्जियन उस जमीन को मारते हैं अपने पैरों से। तो बच्चा कहते हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तो बच्चा चुप हो जाता है। तो बच्चा चुप क्यों होता है? उसके पीछे भी लॉजिक है। बच्चा ये सोचता है कि जैसे उस जमीन ने हमें चोट दिया, उसी तरह हमारे गार्जियन ने उस जमीन को क्या किया? चोट दिया। जैसे हमारे अंदर जीव है, उसी तरह जमीन के अंदर भी क्या है? जीव है। यही चीजें होती है जीववाद। अब बात आती है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म यह होता है कि इसके अंतर्गत बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है। मतलब वो जो चीजें सोचता है वही चीजें सही होती हैं। मतलब वो दुनिया की अधिकतर चीजें यही सोचता है कि हमारे ही आसपास घूम रही है, इर्द गिर्द। जैसे बच्चा चलता है,
तो सूर्य भी चलने लगता है, उसे लगता है कि सूर्य भी चल रहा है। जब बच्चा रुक जाता है तो ये लगता है कि सूर्य भी रुक जा रहा है। तो ये चीज़ें क्या होती है, सेल्फ ईगोसेंट्रिज्म होती है। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं बच्चे का चिंतन जो है आत्म केंद्रित होता है। चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन चिंतन जो होता है वो क्या होती है, आत्म केंद्रित हो जाती है। ठीक है, तो उस बच्चे को ये नहीं पता होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इस कारण वो चीजें हो रही है। बच्चा कुछ उल्टा ही सोचता है अपने अनुरूप कि हमारे चलने से सूर्य चल रहा है और हमारे चलने से सूर्य रुक जा रहा है। या बच्चा कहीं मान लीजिए विद्यालय पढ़ने जाता है, स्कूल में, तो जब पढ़ने जाता है तो उसकी मैम बता देती है कि मान लीजिए क को मैम ने बता दिया कि क नहीं बेटा ये ख है, तो बच्चा अपने घर पर अपने गार्जियन से आकर कहता है कि मम्मी ये क नहीं ये क्या है, ख है। ठीक, तो ये चीजें क्या होती है, आप कितना भी मम्मी समझाएंगे कि क नहीं बेटा ये क नहीं ख है, और वो मैडम ने सिखा दिया है कि क को ही क्या बोला जाए, ख है, और मम्मी कहेगी कि ख नहीं ये क है, तो बच्चा क्या कहेगा कि नहीं ये गलत है, मेरी मैडम ने ये बताया, यही चीजें क्या है, सही है। तो ये चीजें होती है ईगो सेंट्रिज्म। अब देखिए, अब नेक्स्ट की चर्चा करेंगे अंतर्दर्शी अवधि। ठीक है, अंतर्दर्शी अवधि क्या होती है, यह अवधि 4 से 7 साल के बीच होती है। यहाँ बच्चा चिंतन एवं तर्कड़ा जो होता है वो पहले से परिपक्व हो जाता है, थोड़ा मेच्योर हो जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा जोड़ घटाना गुणा भाग आदि जानने लगता है, लेकिन उसके नियम नहीं जानता है। बच्चा ये जानता है कि 2+2=4 होगा। ठीक है, लेकिन 2+2=4 कैसे होगा, इसका नियम अगर बच्चे से पूछा जाए तो बच्चा इस नियम को नहीं बता सकता है। या 2×2=4 बच्चा बता देगा, तो ये 4 कैसे होगा कि 4 में 2 से भागा दिया इसलिए ये 4 हुआ, तो ये नियम नहीं आ पाता है। मतलब बच्चे के पास रिवर्सिबिलिटी या कहें तो पलटावी गुण की कमी होती है। मतलब बच्चों के पास क्या होती है, अपलटावी गुण। अब देखिए, तीसरे स्टेज को हम लोग जानते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में 7 से 11 साल के बच्चे होते हैं। यहाँ क्या होता है कि बालक के सामने जब वो वस्तु उपस्थित होती है तो बच्चा आसानी के साथ मेंटल ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, या उस समस्या का समाधान कर लेगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि अगर बालक के सामने उस चीज को हम शाब्दिक कथनों में कहेंगे तो बच्चा उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों को हम कह दिए कि इन दोनों लाइनों में से बेटा ये बताओ कौन सी लाइन बड़ी है, तो बच्चा बता देगा कि ये लाइन बड़ी है। अगर इन दोनों लाइनों को दिखा देंगे कि बच्चा बेटा बताओ दोनों में कौन सी बड़ी है, तो लड़का कहेगा कि दोनों क्या है, बराबर है, दोनों लाइन बराबर है। अब वही अगर हम बच्चे से ये पूछे कि बेटा ये बताओ कि अंजू मंजू से बड़ी है और अंजू मंजू से बड़ी है और मंजू बड़ी है रंजू से, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो ये शाब्दिक कथन हुआ, वर्बल स्टेटमेंट हुआ। लेकिन बच्चा इस समस्या का समाधान बताने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें बच्चा नहीं करता है। यहाँ चिंतन की शुरुआत हो जाती है, चिंतन थोड़ी लॉजिकल हो जाती है, सही तरीके की चिंतन करने लगता है। लेकिन उस पूर्ण रूप से अगर वो वस्तु सामने हो तभी उस पर चिंतन करेगा, अगर उसके सामने ना हो तो चिंतन नहीं कर सकता है। यहाँ बच्चों के सामने दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण डेवलप होती है, एक होता है रिवर्सिबिलिटी, दूसरा होता है संरक्षण। अब देखिए रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी की बात की जाए तो अभी मैंने बच्चों से कहा कि बच्चा ये 2 क्या होगा, तो बच्चा बता देगा 4। और यही बच्चे तो 4 कैसे हुआ, मतलब इसके पीछे के नियम भी बता सकता है कि 4/2 क्या हो सकता है, 2 होगा। या बच्चे को घर से विद्यालय हम इस रास्ते से लेकर गए और किसी दूसरे रास्ते से घर ले जाएंगे विद्यालय से, तो बच्चा कहेगा कि ये रास्ता भी घर जाएगा और ये रास्ता भी घर जाएगा। मतलब रिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। या मान लीजिए x+y=5 और x=5 - y लिखेंगे तो बच्चा इस स्टेज में बताएगा कि ये भी सही है और ये भी सही है। ये चीजें होती है रिवर्सिबिलिटी या ट्रेट्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब पलटावी गुण डेवलप हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संरक्षण, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन के अंतर्गत बच्चा किसी भी विषय वस्तु की लंबाई, भार, आयतन या द्रव्यमान संबंधी जो गुण होता है उस गुण को समझ जाता है, या ऐसी समस्या उसके सामने आती है तो उस समस्या का बच्चा क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो बीकर है, दो बीकर है, ये बीकर चौड़ा है और ये बीकर पतला है। ठीक है, पतला लंबा है, बड़ा है। इस बीकर में इतना पानी है और इस बीकर का पानी हम इसमें डालते हैं, तो डालेंगे तो ये पानी अमूमन ज्यादा हो जाएगा। और बच्चों को दिखाएंगे इस उम्र के बच्चों से और पूछेंगे कि बेटा ये बताओ कि दोनों बीकर में किस बीकर में पानी जाता है, तो यहाँ बच्चा कहेगा कि दोनों में पानी बराबर है। तो यही चीजें क्या होती है, संरक्षण, क्योंकि बच्चे को ये समझ हो जाती है कि ये चीजें उससे लंबी है, लेकिन जो पानी की मात्रा है, पानी की मात्रा दोनों में क्या है, समान है।
मतलब आयतन संबंधी चीजें दोनों में क्या हो गई, डेवलप हो गई। वही चीजें होता है कंजर्वेशन। या दो मिट्टी का गोला ले लिए, ठीक है, दो मिट्टी का गोला ले लिए और ये गीली मिट्टी के गोले को हम इस तरह हाथ से रगड़ कर और इसे लंबा कर दिए और पूछेंगे कि बेटा ये बताओ कि दोनों में किसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, तो बच्चा बता देगा कि दोनों में मिट्टी की मात्रा क्या है, बराबर है। यही चीजें दूसरे स्टेज में पूछते तो वहां बच्चा बताने में क्या होता, असमर्थ होता, नहीं बता पाता। तो ये चीजें होती है संरक्षण। अब यहाँ एक चीज और डेवलप होती है, क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण यहाँ क्या हो जाती है, थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। अब बात आती है कि वर्गीकरण क्या होता है। मतलब बच्चे के सामने अगर उसी तरह इस अवस्था में कुछ वस्तुओं को गुण के अनुसार अगर अलग करने या एक वर्ग या उपवर्ग में छांटने की जो क्षमता होती है वो डेवलप हो जाती है। मान लीजिए हम बच्चों के सामने कुछ बड़ी छोटी तमाम प्रकार के कुछ खिलौने दे दिए और कहें कि बेटा इस खिलौने को बड़े और छोटे के क्रम में सजाओ या कलर के आधार पर अलग करो, तो बच्चा उसको कलर और कहीं ना कहीं बच्चा उसको कलर और उसके आकार के आधार में एक क्रम से सजा सकता है, ठीक है। यहाँ बच्चों के अंदर क्लासिफिकेशन डेवलप हो गया, मतलब उसे एक वर्ग में भी अलग करेगा, फिर उस वर्ग से उपवर्ग में भी पहले बड़े से छोटे कर लेगा, फिर जितने बड़े वाले होंगे उसको एक कलर में कर लेगा। तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। यही चीजें कहलाती है क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट स्टेज है या अंतिम स्टेज जिसे हम जानते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस, मतलब औपचारिक संक्रिया की अवस्था, ठीक। अब देखिए ये जो स्टेज होती है इसमें 11 साल से लेकर और एडोलसेंस या कहीं कहीं 15 साल या 16 साल के बच्चे जो होते हैं वो आते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों के अंदर पूर्ण रूप से क्रमबद्धता आ जाती है, या बच्चा जो होता है हाइपोथेटिकल चिंतन करना शुरू कर देता है। मतलब वो चीजें बच्चों के सामने न हो, यहाँ तो बच्चे के सामने रहती थी तभी बच्चा चिंतन करता था, लेकिन यहाँ बच्चों के सामने वो चीजें नहीं भी रहे तो बच्चा क्या करेगा, चिंतन कर सकता है या उस विषय वस्तु पर अपना विचार देता है, ठीक है। ये चीजें डेवलप हो जाती है पूर्ण रूप से। हर एक समस्या का बच्चा समाधान कर सकता है, या देखते होंगे कि किशोरों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता अपने आप आ जाती है या एक रियलिटी भी आ जाती है, वो चीजें बढ़ जाती है। और यहाँ जो होता है बच्चों के अंदर डिसेंटरिंग जो होती है, विकेंद्रण बढ़ जाती है। विकेंद्रण का मतलब अगर एक चीज के कई ठो ऑप्शन दे देंगे तो बच्चा जो सही ऑप्शन रहेगा, सही विकल्प रहेगा, उसको चूज करना जान जाता है। तो ये रहे पियाजे की जितने भी स्टेजेस थे उन स्टेजों की हमने चर्चा किया। अगली वीडियो में हम लोग उनके जो कुछ टर्म्स हैं उन टर्म्स की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।